शुभ प्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का वाचन अभ्यास करेंगे। बच्चों, आइए इस कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं जया जादवानी। मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में 1 मई 1959 को जन्म ली हुई युवा पीढ़ी की सशक्त रचनाकार जया जादवानी हिंदी की अप्रतिम कवि एवं गद्यकार हैं। इस हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जया जादवानी को छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैं शब्द हूँ अनंत भाषाओं के बाद भी उठाता है, कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य मुझे भी होना है बार बार, अंदर के पानी में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कंधे पर हल लिए, कुछ न कुछ टूट जाता है, खारो पाड़ी आदि उपन्यास उल्लेखनीय हैं। आइए अब हम पाठ परिचय जान लेते हैं। युवा पीढ़ी की सुप्रसिद्ध कवयित्री जया जादवानी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आशावादिता का संदेश दिया है। कवयित्री का मानना है कि जीवन के संघर्षों से मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम आज एक कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन यह दौर सबसे कठिन नहीं है। अभी भी हमारी आशाएं पूर्णतः मरी नहीं हैं। अभी कई घटनाएं इस बात की साक्ष्य हैं कि दुनिया में आशा या उम्मीद जीवित है और इसलिए बहुत कुछ शेष है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो अपनापन, प्रेम, मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। अभी हम समय के सबसे कठिन दौर से बाहर हैं। अभी रोशनी देने के लिए अनेक किरणें हैं। हम घुप अंधकार वाले समय में नहीं हैं जहां उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। अभी भी बहुत कुछ सकारात्मक है जो हमें प्रेरणा देता है। मानवता यानी मानवीय मूल्य, सौहार्द, आत्मीयता अभी भी बची हुई है जो हमें सही राह पर जाने के लिए प्रेरित करती है। हम सबसे कठिन समय से नहीं गुजर रहे, काफ़ी उम्मीदें अभी भी शेष हैं। बच्चों, यह कविता आज के इस कोरोना काल के संकट के समय सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी साबित हो रही है कि हम अभी भी एक आशा की उम्मीद लगाए हुए और इतने समय को काट लाए हैं और कुछ ही समय अब शेष है। उसके बाद हम अपना कार्य पूर्व की भांति करते रहेंगे। तो यह कविता कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आगे बढ़ने की प्रेरणा, निराश ना होने की प्रेरणा देती है। आइए बच्चों, इस पाठ के वाचन की तरफ चलते हैं, कविता को पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवयित्री प्रस्तुत पंक्तियों में लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही हैं। व्यक्ति को लगता है कि यह सबसे कठिन समय है, उसे बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं।
चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हैं। लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ बैठी है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गाड़ी आती है। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उसी कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतज़ार आज भी किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि जल्दी लौट आओ। जीवन अपनी गति ही चलता रहता है। नाना दादी आज भी पुराने ज़माने की कहानियाँ सुना रही हैं। कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती हैं। दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। आशा बची हुई है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आशा करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। आप सभी लोग इस कविता को पढ़कर इसके भावार्थ अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले कालांश में हम इसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।